नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं विवेक मित्तल। दोस्तों, इस समय मार्केट की स्थितियां कुछ नाजुक हैं। नाजुक इंडेक्स लेवल पर नहीं, लेकिन स्टॉक लेवल पर जरूर हैं। लोगों के पोर्टफोलियोज रिकवर नहीं हो रहे हैं। पॉलिसी फ्रंट पर बहुत सारी पॉलिसीज फेवर में भी आई हैं, लेकिन बेअसर रही हैं। मार्केट किस पर्टिकुलर पॉलिसी से सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा, चलना शुरू होगा, और कब चलेगा, कैसे चलेगा, उन सभी मुद्दों पर बात होगी। हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मार्केट वेटरन, मार्केट एक्सपर्ट राहुल अरोड़ा जी जुड़ चुके हैं। राहुल सर, हाय, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। राहुल सर ये Thank बताएं। you for having me on the show, Vivek. माय प्लेजर सर। राहुल सर ये बताएं कि इस समय मार्केट में जो फ्यूल जिसको हम कह सकते हैं कि ओवरऑल मार्केट चले, वो फ्यूल क्या होना चाहिए? देखिए विवेक जी, फ्यूल तो एक ही चीज का होता है। चाहे वो बदन का हो तो वो खाना होता है, गाड़ी का हो तो पेट्रोल होता है, और स्टॉक मार्केट का हो तो लिक्विडिटी होता है। तो फ्यूल तो एग्जैक्टली। एक ही है। लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि जिस तरह के आईपीओज आए हैं भारतीय बाजार में, अगर आप पिछले 2 साल में देख लें या अगर 3 साल के भी आंकड़े निकाल के देख लें, ये 2 से 3 लाख करोड़ के बीच में कितने तो आईपीओज आए हैं। अब प्रॉब्लम यही है कि अगर आप शॉपिंग के लिए जा रहे हैं और आपकी जेब में 5,000 रुपये ही हैं, आप उतने की ही शॉपिंग कर सकते हैं और आपको कुछ चीज़ें इग्नोर करनी होंगी। तो आई थिंक जिस तरह से प्राइमरी मार्केट में पैसा जा रहा है, जो म्यूचुअल फंड्स रेस कर रहे हैं, एक तरफ से वो सेकेंडरी मार्केट की जो लेवल्स है या उसकी जो बढ़ोतरी है, उसको एक तरफ से कैप कर रही है। तो लिक्विडिटी सर, अभी तक मतलब आईपीओ बाजार हम 1992 से, मतलब जब से मार्केट देख रहे हैं कि आईपीओ कई बार मार्केट गर्म हुआ और उसके बाद ठंडा भी बहुत तेजी से पड़ा। लेकिन सर कभी इस तरह का सिनारियो नहीं मिलता था कि हम इंडेक्स लेवल पर हाई हाई पर होते थे और स्टॉक्स जो होते थे वो अपने लोस पर होते थे। 30-30 50-50% के गैप्स होते थे उन शेयर्स में। सर ये इस बार सिनारियो क्यों इमर्ज हो रहा है इस तरह का? नहीं, इसकी वजह बहुत सिंपल है विवेक जी, क्योंकि देखिए 2016 में जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था, तब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की जो साइज थी वो 5 लाख करोड़ की थी। आज 2025 में ये 80 लाख करोड़ की हो चुकी है। तो इंडस्ट्री ही 16 गुना बढ़ चुका है। और जब जब करेक्शन आया है इस पिछले 8-9 सालों की हिस्ट्री में, तो देर हैज ऑलवेज बीन दैट काइंड ऑफ लिक्विडिटी टू बाय दिस अप। ये जो मैं आईपीओ का जिक्र कर रहा था, जो पिछले 2-3 साल में आए हैं, उस तरह का आईपीओ फ्लो उससे पहले, अगर आप 2016 से लेकर 2021-22 से देख लें, उतना आईपीओ फ्लो नहीं था जितना पिछले 2-3 साल में हुआ है। तो दैट डेफिनेटली हैज एन इम्पैक्ट, क्योंकि क्या हो रहा है, एक तो अगर मैं एक फंड हूं, म्यूचुअल फंड हूं, तो मेरा मैंडेट वैसे भी ऐसा होता है कि मैं 10% से ज्यादा कोई स्टॉक खरीद नहीं सकता हूं। आई एम नॉट अलाउड एज पर रेगुलेशन। तो मेरी जब जब मैं करीबन 9, 9.5, 9.6% तक आ जाता हूं, तो वैसे भी एक फ्लैग ऑफ हो जाता है कंप्लायंस या रिस्क से कि आप इसमें थोड़ी खरीदारी कम कर दीजिए। तो अगर वो आपका एक पसंदीदा स्टॉक भी हो जाता है और वहां पे सेल ऑर्डर आ जाता है, तो जो आप पहले कर सकते थे अब आप वो शायद नहीं कर पाते। अब दूसरी बात ये है कि अगर मैं एक म्यूचुअल फंड हूं, तो मेरा मैंडेट क्या है? अब वो पैसा आपका और मेरा ही है जो हम म्यूचुअल फंड में डालते हैं। तो म्यूचुअल फंड मैनेजर्स का मैंडेट भी नहीं है कि कैश पे बैठना है। कुछ लोग 2%, 4%, 5% पे टाइम टू टाइम कैश पे बैठे रहेंगे, पर उन्हें वो पैसा डिप्लॉय करना है। तो हर एक आईपीओ जो आ रहा है, चाहे वो लॉस मेकिंग हो या प्रॉफिट मेकिंग हो, अच्छी हो चाहे इतनी अच्छी ना हो, कहीं ना कहीं से एंकर बुक वो फुल हो रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं कि सारे इन्वेस्टर्स सभी कंपनी में एक साथ पैसा डाल रहे हैं, बट वो 19-20 हो रहा है थोड़ा, 5 इन्वेस्टर्स इधर चले गए, 5 उधर चले गए। बट नेट नेट अरिथमेटिक यही हो रहा है कि जो आपके पसंदीदा स्टॉक्स हैं, आपके पास जो पहले पैसे होते थे, जो आप जिक्र कर रहे हैं कि मार्केट टॉप पे है, कुछ स्टॉक्स वहां से 30-40% नीचे हैं, वो पाउडर आपके पास अब नहीं है। वो पाउडर काफी हद तक ड्राई हो चुका है, क्योंकि आपका मैंडेट ही है कि आपको इन कंपनीज में पैसा डालना ही डालना है, क्योंकि ऑप्शंस आपके पास लिमिटेड हो रहे हैं। तो आई थिंक ये इसी वजह से ये डायकोटमी काफी हद तक मेरे हिसाब से एक्सप्लेन हो सकती है। सर अगर मैं एक इन्वेस्टर हूं और मैं अपने पोर्टफोलियो को 30% डाउन देख रहा हूं, क्या ये सही समय है कि अपना थोड़ा सा पैसा किसी भी तरह से, अगर कोई एक होता है ना इमरजेंसी फंड होता है या इमरजेंसी लिक्विडिटी फंड होता है, एक हर इंसान का, हर फैमिली का होता है, उसमें से कुछ पोर्शन निकाल के इस समय मार्केट में डाल दूं?
देखिए, एक तो अगर आपका पोर्टफोलियो 30% डाउन है तो आपने बहुत खराब इन्वेस्टिंग की है, क्योंकि बाजार इतना खराब बिल्कुल। नहीं था कि आपका पोर्टफोलियो 30% डाउन होना चाहिए। ये तो पहली बात है। हम्म। देखिए, सी इन ह्यूमन बीइंग्स वी हैव दिस थिंग कॉल्ड रीसेंसी बायस। हम्म। और हम, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अब जैसे पिक्चर लगी है धुरंधर। अब हम्म। सभी धुरंधर के बारे में बात करें, लाइक इट्स द बेस्ट मूवी एवर मेड। अगर इंडिया एक सीरीज जीत जाती है तो सभी उस सीरीज के बारे में बात करते हैं और पिछला भूल जाते हैं, तो एक रीसेंसी बायस होता है। तो अब मार्केट में इसको रीसेंसी बायस कर लेते हैं। पिछले एक साल से ज्यादा पैसा बना नहीं है मार्केट में। अगर आप 2024 से 2025 की दिवाली देख लें, मार्केट वॉज प्रिटी मच फ्लैट टू स्लाइटली नेगेटिव, और थोड़े आपको आउटफ्लोज भी देखने को मिले। लोग भूल जाते हैं कि ये बाजार जो था 7,500 की लो पे गया था जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, और वहां से चलते वो 25-26 हजार हो चुका था। तो इंडेक्स आपका 3-3.5 गुना ऑलरेडी बढ़ चुका था, और हम्म। उसके बाद एक साल का या 1.5 साल का थोड़ा एक पॉज आया है। हम्म। प्राइस करेक्शन इतनी नहीं आई है। इट्स बिन, अगर आप हेडलाइन इंडेक्स देखें तो ज्यादातर टाइम करेक्शन हुआ है, क्योंकि एट बेस्ट आप अगर पिछले 18 महीने का या 2 साल का डेटा उठा के देख लें, तो आई थिंक लोएस्ट निफ्टी वुड हैव बीन 21-22,000। तो एक कोई ऐसा सिवियर प्राइस डैमेज इंडेक्स लेवल पे नहीं हुआ, इट्स मोर अ टाइम करेक्शन। लेकिन मैं ये कहूंगा विवेक जी, दैट इन टुडेज डे एंड एज, क्योंकि 2 साल पहले आपने देखा होगा वित्त मंत्री ने हम्म। डेट पे टैक्सेशन चेंज कर दिया था। अब आपके मार्जिनल टैक्स रेट पे डेट होता है, तो एक तरफ से वो डेट फ्लोस भी काफी हद तक एक्विटीज में आ गए थे। बट आई थिंक द क्वेश्चन टुडे विवेक जी, एज इंपॉर्टेंट एज व्हाट स्टॉक्स टू बाय इज, इट इज ऑल्सो हाउ आर यू डाइवर्सिफाइंग योर वेल्थ। आप कितना एफडी में डाल रहे हैं, आप कितना गोल्ड सिल्वर में डाल रहे हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आप थोड़ा कितना कैश रख रहे हैं। सो आई वुड से कि अगर आपका पोर्टफोलियो डाउन है, देर इज नो नीड टू पैनिक, बिकॉज काफी हद तक मुझे लगता है कि वैल्यूएशंस रैशनलाइज हो रही हैं। क्या होता है विवेक जी, एक होता है कि स्टॉक गिर जाता है, राइट, और फिर आप सोचते हो कि ये स्टॉक अगर 25-30% गिर गया है तो क्या ये अट्रैक्टिव हो गया। लेट्स से वो स्टॉक गिरा ही नहीं एक साल से, समझो 100 रुपए का स्टॉक 100 रुपए पे ही रहा, लेकिन उसकी वैल्यूएशन जो है, अगर मार्केट पहले FY25 या 26 देख रहा था, लेकिन अब FY28 देख रहा है, तो वो FY28 पे ऑटोमेटिकली सस्ता हो सकता है विदाउट मूविंग ऑल्सो। तो एक होता है टाइम करेक्शन, एक तो होता है प्राइस करेक्शन। सो आई वुड से इट इज नॉट अ बैड टाइम टू स्टार्ट बाइंग इनटू स्टॉक्स राइट नाउ। वैल्यूएशंस इतने एक्सेसिव नहीं है जितने करीबन 6 महीने 1 साल पहले थे। इंटरेस्ट रेट कट्स भी काफी हद तक हो चुके हैं यूएस और इंडिया में। एंड आई थिंक काफी हद तक मेरे हिसाब से जो बजट है 1-1.5 महीने के बाद, उसके बाद से मुझे लगता है कि डिमांड काफी हद तक रिवाइव हो सकता है। सो आई वुड से डोंट पैनिक राइट नाउ। इनफैक्ट look at marginally adding to your portfolio and look at wealth diversification. सर एक्चुअली मैं देख रहा था कि रेलवे स्टॉक्स, कोई भी रेलवे स्टॉक 50 या 60% से कम मतलब गिरा हुआ नहीं अपने हाइज से, जो सितंबर में हाइज लगाए थे। इसी तरह से शिपिंग शेयर हो गए, डिफेंस शेयर हो गए। डिफेंस में हालांकि 50% वाला पोर्शन नहीं है, लेकिन हाँ 20-30% वाले बहुत सारे डिफेंस के स्टॉक्स हैं। उस थीम पर जब हम देख रहे थे कि लोग पैसा लगा रहे थे, फॉर एग्जांपल पीएसयू के भी बहुत सारे शेयर थे, पावर के शेयर थे, उन सभी में ग्रीन एनर्जी के शेयर थे, तो वो एक थीम चल रही थी, उस समय हॉट थी, वहाँ पर लोग थोड़ा फंस गए, उसमें एक लॉसेस हुए। अब सर सवाल ये आता है कि बहुत सारी थीम्स जो कि मार्केट में ऐसा होता है कि जब मार्केट में बहुत सारे पॉलिसी चेंजेस होते हैं तो थीम क्रिएट हो जाती हैं और उन पर लोग ध्यान नहीं देते, लेकिन जब वो क्रिएट होकर रिटर्न देने की बहुत अच्छी स्टेज में पहुंचती हैं तब लोग ध्यान देना शुरू करते हैं। सर आप वो थीम्स बताइए जो अभी क्रिएट तो हो चुकी हैं लेकिन लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि ये बड़े होकर अच्छा पैसा देंगी। देखिए विवेक जी, इसमें दो चीजें हैं। एक है थीम्स जो अगले 5-10 साल डोमिनेट करेंगी, और क्या हिंदुस्तान में अभी वो शेयर्स हैं जिसके आप प्रॉक्सी पे इनको खेल सके। ये दो अलग अलग मुद्दे हैं। तो अब दुनिया में क्या हो रहा है, व्हाट आर द डोमिनेंट थीम्स? एक है सेमीकंडक्टर्स, एक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाइमेट चेंज, जैसे आपने जिक्र किया रिन्यूएबल एनर्जी। अब ये अगले 5-10 साल में ये सेक्टर्स दुनिया में कहीं और ही होंगे। ये कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिनकी इंडस्ट्री साइज आज जितनी इंडिया की जीडीपी है, शायद उस लेवल तक वो इंडस्ट्री साइज भी पहुंच जाए।
अब आप एनवीडिया के शेयर को ही देख लीजिए। एग्जैक्टली। अनफॉर्चुनेटली आई डोंट थिंक देयर आर टू मेनी डायरेक्ट वेज टू प्ले दिस थ्रू एन इंडियन लिस्टेड स्टॉक मार्केट पर्सपेक्टिव। इसीलिए क्या होता है, हम वहीं आके वापस रुक जाते हैं कि जो सेक्टर्स अवेलेबल हैं। आज की डेट में भी अगर आपको एआई खेलना है तो आप देखते हैं कि टीसीएस क्या कर रहा है, परसिस्टेंट क्या कर रहा है, साइंट क्या कर रहा है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो आप फिर वही स्टॉक्स पे चले जाते हैं, देखते हैं कि शायद अदानी ग्रुप क्या कर रही है या फलाना ग्रुप क्या कर रहा है। सो दैट इज बिकम द इशू। सेमीकंडक्टर्स का तो मैं अभी जिक्र ही नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप एक प्रॉक्सी देख लें तो देख लीजिए हर डिप पे डिक्सन टेक्नोलॉजीज की खरीदारी आ जाती है। तो अनफॉर्चुनेटली आई थिंक दैट जो मुझे लगता है कि ग्लोबली बड़े थीम्स होंगे जो आज हिंदुस्तान के लिस्टेड इक्विटी स्पेस में हैं, मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे स्टॉक्स हैं आप वो थीम्स खेल पाएं। लेकिन जिस तरह से मैंने देखा है कि क्रेडिट ग्रोथ काफी हद तक रिवाइव हो चुका है, मुझे लगता है कि जो बैंकिंग सेक्टर है, जो आज भी निफ्टी का 35-38% पूरा बीएफएसआई का वेटेज है, ये एक ऐसा सेक्टर है जहां पे अगर आप ग्लोबली बैंक्स की मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो वहां उनके मुकाबले हमारा तो बहुत रनवे ऑफ ग्रोथ है। तो आई थिंक ये एक ऐसा सेक्टर है जो अनडिस्कवर्ड नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि यहां इसमें पैसा बन सकता है। दूसरा, काफी सारे जो हम न्यू एज स्टॉक्स कहते हैं इनको, जो कि लॉस मेकिंग थे, शायद जो जैसे पेटीएम हो गया, नायका हो गया, जोमेटो, स्विगी, मामाअर्थ और ऐसे काफी सारे हैं जो अभी हाल ही में भी लिस्ट हुए हैं। आई थिंक हो सकता है कि अगले 3-5 साल में जिस तरह की इनकी फोकस टू कैश फ्लोज, कैपिटल रेजिंग वगैरह हो रही है, अगर ये क्लोज टू प्रॉफिट या प्रॉफिट में आ गए तो ये बहुत ही अमेजिंग स्पेस हो सकता है इन टर्म्स ऑफ गिविंग यू रिटर्न्स, बट इट्स अ स्लाइटली लॉन्गर जेस्टेशन। और लास्ट जो आपने जिक्र किया वो जैसे प्रधानमंत्री का एक जैसे पेट प्रोजेक्ट बोलते हैं हम, मैन्युफैक्चरिंग, तो जो हम जैसे आपने डिफेंस का जिक्र किया, पोर्ट्स, शिपिंग वगैरह, इनके ऑर्डर बुक्स अब काफी हद तक सेट हो चुके हैं। अब इनको रेवेन्यू में तब्दील करना अगले 2-3 साल का काम है। तो मैं तो इनफैक्ट इन कंपनीज को कहूंगा कि यू डू नॉट नीड टू कीप अग्रेसिवली बिडिंग फॉर ऑर्डर्स फ्रॉम वे यू आर। पहले जो आपके हाथ में आप एग्जीक्यूट कर दीजिए, वो रेवेन्यू में आने दीजिए, प्रॉफिट में आने दीजिए, आपके शेयर्स अपने आप रीरेट हो जाएंगे। तो आई थिंक दिस एंटायर स्पेस, हालांकि इसमें काफी उथल पुथल हो चुकी है, शेयर्स रीरेट भी हो चुके हैं, गिर भी चुके हैं, गिरने के बाद रीरेट हो चुके हैं, पर मुझे अभी भी नहीं लगता है कि वी हैव स्क्रैच्ड द सर्फेस on sectors like shipping, defense and infra. So I would still say जो हमारे listed universe में है, I would say go with banks, stay with some sectors like defense and railways, and a lot of these new age companies that are heading towards profitability and cash flows, उन पे आप थोड़ा ध्यान रखिए। बाकी जैसे जैसी नई कंपनीज लिस्ट होती जाएंगी, जो थीम्स की हमने बात की, चाहे एआई, सेमीकंडक्टर्स, क्लाइमेट चेंज, ऑल्टरनेट एनर्जी, तो वो आप खरीदते जा सकते हैं। क्योंकि आपने देखा है कि सूजलॉन में भी काफी हद तक एक उछाल आया था, अदानी ग्रुप्स में भी आया था, त्रिवेणी टर्बाइंस में भी आया था, पर ये थोड़ा सेट एक्सपैंड होने में टाइम लगेगा। बिल्कुल ठीक है सर। कुछ चीज़ें जो ग्लोबल फ्रंट पर हो रही हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया यूएस की ट्रेड डील तो एक मजाक बनकर रह गई है। हर मंथ में कम से कम 2 बार लगता है कि हो जाएगी, इस मंथ में हो जाएगी, लेकिन होती नहीं है फाइनली। हम बहुत अच्छे फ्रेंड हैं डोनाल्ड ट्रंप के, अमेरिका बहुत लाइक करता है लेकिन डील नहीं करना चाहता, और डील करना चाहता है तो वो शायद अपनी शर्तों पर करना चाहता है, हम भी अपनी शर्तों पर अड़े ऑफ कोर्स। लेकिन हम उसके साथ साथ बहुत सारी छोटी छोटी डील्स कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमने ब्रिटेन के साथ डील किया, हमने ओमान के साथ, ऑस्ट्रेलिया, बहुत सारे छोटे छोटे देशों के साथ हमने, मतलब छोटे देशों के साथ नहीं, छोटी इकोनॉमीज़ के साथ हम कह सकते हैं कि हमने डील किया। ये हमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली कितना बेनिफिट देंगी? देखिए विवेक जी, जहाँ पे आपने पहले जिक्र किया यूएस का, तो ये इतना सिंपल नहीं है। मैं जैसे आपने कहा कि इंडिया एंड यूएस आर फ्रेंड्स, ऑफ कोर्स दोनों इकोनॉमीज फ्रेंड्स हैं, बट जैसे मैं जब ये चीज़ का जिक्र होता है हमारे दोस्तों के बीच में, जब व्हेन वी आर कैचिंग अप और ये एक जोक की तरह थोड़ा सरफेस हो जाता है, मैं कहता हूँ कि यार कभी कभी 2 दोस्त भी अगर बात कर रहे हैं और एक दोस्त दूसरे दोस्त से 1 लाख रुपए लोन मांग ले, तो वो दूसरा दोस्त थोड़ी ना पर्स खोल के पूरा 1 लाख अपफ्रंट दे देता है। जितनी भी गहरी दोस्ती हो जाए, वो भी थोड़ा बैक सीट पे ले लेता है, सवाल पूछता है, एक
प्रोसेस होता है। तो आई थिंक ये ट्रेड डील का अब तक ना कंप्लीट होना, आई डोंट टेक इट एज अ रेड फ्लैग। आई थिंक ये अपने टाइम पे हो जाएगा, एंड आई एम श्योर बोथ इकोनॉमीज आर वर्किंग टुवर्ड्स इट, बिकॉज चाइना के बाद आज भी दुनिया में इंडिया जैसा मार्केट और किसी देश में आपको नहीं मिलेगा। 150 करोड़ की आबादी है, और आप देख रहे हैं कि काफ़ी ग्लोबल कंपनीज, चाहे फॉक्सकॉन हो, एप्पल हो, वो काफ़ी सारे अपने मैन्युफैक्चरिंग बेसिस और लॉन्चेस इंडिया शिफ्ट कर रहे हैं। एट द मार्जिन जो आपने बात किया, ये जो छोटे 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 डील्स हो रहे हैं फूड सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी की वजह से, आई थिंक एट द मार्जिन दे विल स्टैंड अस इन वेरी गुड स्टेट। आपने एक कंट्री का नाम नहीं लिया जो कि रूस था, क्योंकि रूस हाँ। के साथ जो हमारी तेल की डील हुई थी, उसी वजह से हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो एक्सटर्नल सेक्टर है काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहा है, क्योंकि काफ़ी हमारा जो तेल था जो भारत में आया था वो 40 से 50 के बीच में आया था, जबकि ग्लोबल रेट 60 to 70 तब भी चल रहा था। तो आई थिंक रूस का भी एक बहुत अहम कंट्रीब्यूशन रहा है इन टर्म्स ऑफ हैविंग अ ट्रेड विंडो। ऑब्वियसली कुछ कंसेशंस देने पड़ते हैं, कुछ कंसेशंस मिलते हैं, बट आई थिंक फ्रॉम अ फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी perspective, I think the government has taken the right steps. Again, this is more a macro observation. I'm not necessarily translating into what stocks to buy or sell, but I think the government of India is taking all the right steps, और मुझे लगता है कि जहां जहां मैक्सिमम पॉपुलेशन इम्पैक्ट हो सकती है, चाहे वो मिनरल्स हो, जैसे आपने ऑस्ट्रेलिया का जिक्र किया, फूड सिक्योरिटी हो जो मिडिल ईस्ट के साथ भी काफ़ी हद तक डील्स हुए हैं, तेल का जैसे हमने रूस की बात की, एनर्जी सिक्योरिटी की भी जो अभी हम सऊदी अरेबिया के साथ कर रहे हैं, आई थिंक ऑल ऑफ दीज फ्रॉम एन एक्सटर्नल सेक्टर स्टैंड पॉइंट स्टैंड अस इन वेरी गुड स्टेट। एक ही दिक्कत वाली बात इसमें विवेक जी है कि अगर हमारी रुपी थोड़ी स्ट्रांग होती है इसमें, तो वो जैसे बोलते हैं ना हिंदी में, सोने पे सुहागा हो जाता। आई थिंक एक थोड़ा जो बैड टेस्ट इन द माउथ ये है कि हमारी जो रुपी है वो ऑलमोस्ट 91 तक हो चुकी थी, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को स्टेप इन बहुत इंपॉर्टेंटली करना पड़ा था। बट आई थिंक दैट नॉट विद स्टैंडिंग, आई थिंक द गवर्नमेंट इज टेकिंग ऑल द राइट स्टेप्स। सर, आपने सोने पर सुहागा की बात की तो सोना याद आ गया कि सुहागन औरतें इस समय सोना खरीदने में डर रही हैं, जबकि उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो सबसे अच्छा चला है पिछले 2 सालों में। ये गोल्ड और सिल्वर कहाँ रुकेंगे सर? देखिए, मैंने आपको कहा था कि रीसेंसी बायस नाम की एक चीज़ होती है, लेकिन मैं आपको एक इंटरेस्टिंग स्टैट दे देता हूँ विवेक जी। अगर आप अपने किसी एनालिस्ट को बोलें कि ये थोड़ा कंपेयर कर लें, निफ्टी, डाउ जोन्स और गोल्ड, अगर आप 3, 10, 20, 30 साल का एक ट्रैक बना के देख लें, तो आप देखेंगे कि काफ़ी लंबे लंबे पीरियड पे भी गोल्ड ने एक्विटीज़ को आउट परफॉर्म किया है। जो एक्विटी मार्केट एक्सपर्ट्स हैं वो ज़्यादा इसके बारे में जिक्र नहीं करते, क्योंकि वो नहीं चाहते कि पैसा निकल के वहां पे चला जाए, क्योंकि एक तरफ से वो बोलते हैं ना कि गोल्ड इज एन अनप्रोडक्टिव एसेट। तो चाहे आपकी माँ के पास हो, आपकी बीवी के पास, बहन बेटी के पास, वो टिपिकली लॉकर में पड़ा रहता है, तो इट्स नॉट समथिंग दैट यू कैन मोनेटाइज। तो एक तरफ से जैसे आप घर की बात करते हैं, घर इज ऑल्सो एन एसेट, बट वो लिक्विड नहीं होता, तो इसीलिए लोग इक्विटीज की बात करते हैं, बिकॉज इट्स लिक्विड। लेकिन जिस तरह से गोल्ड और सिल्वर का रिटर्न आया है, अगर आप मुझसे पूछे फ्रॉम अ वेल्थ एलोकेशन पर्सपेक्टिव, मैं आज भी बोलूंगा कि अगर आपके पास 100 रुपए हैं, उस 100 रुपए में से 20 से 25 रुपए डेफिनेटली शुड गो टुवर्ड्स गोल्ड एंड सिल्वर। बिकॉज नॉट ओनली, देखिए, एक माइंडसेट बन गया है हिंदुस्तान में या इवन ग्लोबली कि दिस इज अ हेज टू इन्फ्लेशन। आई डोंट थिंक सो। इवन टुडे, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, हम सब अभी हिंदुस्तानी हैं, कुछ के ग्रैंड पेरेंट्स जिंदा होंगे, कुछ के पेरेंट्स जिंदा होंगे, किसी ने हमारे साथ बैठ के हमें ये नहीं बोला था कि गोल्ड और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करो। लेकिन हमारा इंडियन एक माइंडसेट है कि बाय डिफॉल्ट जब सेविंग्स होती है हम गोल्ड और रियल एस्टेट में डाल देते हैं। वो माइंडसेट बदलने में बहुत समय लगेगा। काफी हद तक वो जो फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स हुई है वो डेफिनेटली हुई है, लेकिन अगर आप आज भी म्यूचुअल फंड AUM एज अ परसेंटेज ऑफ GDP देख लें, या फिर कौन से शहर ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो वी हैव अ वेरी वेरी लॉन्ग वे टू गो, बिकॉज द बल्क ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स आर स्टिल हैपनिंग इन रियल एस्टेट एंड गोल्ड। तो आई वुड स्टिल से डेफिनेटली टेम्पर योर एक्सपेक्टेशंस, इतना तो मैं कहूंगा, क्योंकि रिटर्न्स बहुत ही जबरदस्त रहे हैं। आई थिंक पिछले, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, जैसे आपने सिर्फ गोल्ड का जिक्र किया, आई थिंक पिछले 1-1.5 साल में गोल्ड इज अप सम 50-60%, सिल्वर इवन मोर देन दैट। तो थोड़े अगर आपके रिटर्न्स expectations temper हो जाए, I would still say 20-25% of your wealth today can certainly be invested in gold and silver even at these prices. सर, बहुत सारे सेंट्रल बैंक्स इस समय इंटरेस्ट रेट कट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल फेड ने किया, RBI ने किया, लेकिन वहीं बैंक ऑफ जापान की तरफ से इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं। ये ओवरऑल मिक्स पिक्चर कैसे बन रही है सर? देखिए, रेट कट इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि काफ़ी हद तक इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल है। आई थिंक अगर आप हिंदुस्तान में भी देख लें, बहुत लो हेडलाइन इन्फ्लेशन तो बहुत लो चल रहा है। आई थिंक ऑब्वियसली 3-4 महीने बाद हम फिर से मॉनसून फोरकास्ट में घुस जाएंगे, हम देखेंगे कि कैसे
एक्सपेक्टेड हैं, एग्रीकल्चरल इन्फ्लेशन कैसी एक्सपेक्टेड होनी चाहिए, लेकिन काफी हद तक ग्लोबली इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, इसीलिए रेट कट्स हो रहे हैं। रेट कट्स का एक बाय प्रोडक्ट ये भी होता है कि बैंकों को कभी कभी ये पास ऑन करना पड़ता है, तो आपके नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स प्रेशर में आ जाते हैं, बिकॉज देन यू हैव टू फाइट फॉर डिपॉजिट्स। लेकिन इकोनॉमिकली ऑब्वियसली इसका ज्यादा फायदा होता है, बिकॉज लोन्स गेट चीपर फॉर द इवेंचुअल एंड कंज्यूमर। तो मुझे लगता है कि यूएस और इंडिया में एक और 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट एट बेस्ट आ सकता है। आई थिंक उसके बाद काफी हद तक रुक जाएगा मेरे हिसाब से, बिकॉज दे वुड वांट टू बैलेंस ग्रोथ, इन्फ्लेशन एंड रेट्स, जिसको वो एक होली ट्राइफेक्टा बोलते हैं किसी भी सेंट्रल बैंक के लिए। काफी हद तक मुझे लगता है द बेस्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट कट्स आर बिहाइंड अस बिकॉज ऑफ वेयर इन्फ्लेशन इज। और आपने पढ़ा भी होगा कि डोनाल्ड ट्रंप अगले फेड चेयरमैन के इंटरव्यू कर रहे हैं, आई थिंक अगले 3-4 दिन में, थ्रू द वीकेंड भी एक दो इंटरव्यूज लाइंड अप हैं। तो ऑब्वियसली दे वांट सेंट्रल बैंकर्स इन द वेस्ट which are pro, keeping monetary policy a little looser as opposed to keeping it tighter. My loose, I don't necessarily mean कि आपको rate ही you have to keep cutting rates. आप पैसा, you can be relatively loose in your monetary policy through liquidity also. जैसे कभी कभार हमारी भी सेंट्रल बैंक करती हैं through OMOs and other instruments available to them. But I personally think कि the best of the interest rate era cuts is behind both US and India. मुझे लगता है at best given where inflation, आपको एक और चीज विवेक जी, जब हम इंटरेस्ट रेट्स और इन्फ्लेशन की बात करते हैं ना, इट इज ऑलवेज अ फॉरवर्ड लुकिंग पिक्चर। तो जनरली सेंट्रल बैंक्स विल, अगर आप प्रोजेक्शंस भी देखें, चाहे फेड के हों या आरबीआई के या मोस्ट सेंट्रल बैंक्स, दे विल गिव यू 3-4 क्वार्टर्स आउट के प्रोजेक्शंस। सो इफ दे बिलीव 3-4 क्वार्टर्स डाउन द रोड दैट इन्फ्लेशन का बेस इफेक्ट भी किक इन हो जाएगा, that also influences rate cutting decisions, which is why I said at best, I think for the two largest democracies in the world, US and India, at best 1-1 rate cut. I don't think we should be expecting any more than that. तो बेस्ट ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी जो हमने देखी इंटरेस्ट रेट कट साइकिल की, वो अब बेस्ट जो पार्ट था जिसमें इंटेंस इंटरेस्ट रेट कट्स हुए, वो अब हम देख चुके हैं। अब छोटे मोटे रेट कट्स हो सकता है कि हमें देखने के लिए मिले। सर, लास्ट क्वेश्चन टू यू, जो वैल्यूएशन पैरामीटर होता है, जब भी हम मार्केट में चलना शुरू करते हैं तो वैल्यूएशन कंसर्न इंडियन मार्केट के साथ शुरू हो जाते हैं। अमेरिका के साथ रहे हैं, लेकिन उनकी एआई जो एक थीम है, उसको अलग कर दें तो फिर उनकी वैल्यूएशन, मतलब वहाँ के एक्सपर्ट बोलते हैं कि ठीक है, उतनी ख़राब भी नहीं है। लेकिन एआई की, जैसा आपने इनिशियली बोला था कि इन्वीडिया की मार्केट कैप अभी ऑलमोस्ट 4 to 5 ट्रिलियन को अप्रोच कर रही है, विच इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू इंडियाज़ जीडीपी। तो इंडिया की जीडीपी के जितना बराबर वो हो चुकी है। क्या आपको लगता है कि सर हमारी वैल्यूएशन उस कंफर्ट जोन में आ चुकी हैं? अगर हम पॉकेट वाइज देखें, कहाँ कहाँ पर आपको वैल्यूएशन कंफर्ट लग रहा है, कहाँ पर नहीं लग रहा है अभी भी? देखिए, जैसे मैंने आपको कहा विवेक जी, जब पिछला पीक आया था, द लास्ट मेजर बुल मार्केट पीक बिफोर वी वेंट इनटू द लॉकडाउन, तब जो बैंक्स के वैल्यूएशंस थे ना, कोटक, एचडीएफसी, ये सब 4 टाइम, 3.5, 4 टाइम प्राइस टू बुक पे आपने भी देखा होगा उस जमाने में जा चुके हैं। आज की डेट में ये सारे होंगे करीबन 2.2 से लेके 2.2, 2.3 से लेके 2.6, 2.7। तो आई डोंट थिंक कंपेयर्ड टू हिस्टोरिकल, ऑफ कोर्स ग्रोथ वाज मच हायर एट दैट पॉइंट, ये मैं पॉइंट कंसीड करता हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना एक्सपेंसिव इस वक्त बैंकिंग सेक्टर है। दूसरा, आई थिंक अगर आप देखें तो एट एन एग्रीगेट लेवल, आई वुड नॉट यूज द वर्ड जो आपने यूज किया, कंफर्टेबल। आई स्टिल थिंक ये वैल्यूएशंस अभी भी थोड़ा करेक्ट हो सकते हैं, कहीं कहीं जगह पे काफी हद तक रैशनलाइज हो चुके हैं। जैसे अगर आप कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी की बात करें, आप ड्यूरेबल्स, इलेक्ट्रिकल्स वगैरह की बात करें, एसी मैन्युफैक्चरर्स की बात करें, ब्लू स्टार, वोल्टास, डिक्सन, ये सब जो है काफी हद तक एक प्राइस सैनिटी आई है। डिफेंस में भी काफी हद तक प्राइस एंड टाइम करेक्शन भी आ चुका है। सो आई थिंक आईटी सर्विसेज में भी हालांकि मिड कैप की ग्रोथ लार्ज कैप से ज्यादा रहेगी, लेकिन आई डोंट थिंक पिछले 1-1.5 साल में ऐसा कुछ भयंकर रिटर्न आया है, स्पेशली लार्ज कैप्स। तो कहीं कहीं जगह पे आपको डेफिनेटली वैल्यू थोड़ा इमोज होता हो मुझे दिख रही है। फार्मा में भी मुझे लगता है सिलेक्टिवली काफी हद तक एक टाइम करेक्शन हो चुका है, वो भी एक सेक्टर है। एंड लास्टली, लाइक आई सेड विवेक जी, आप उन स्टॉक्स पे एक नजर रखिएगा जिनके वैल्यूएशंस तो मैं फॉर लैक ऑफ अ बेटर टर्म थोड़े वाहियात लग रहे हैं, जैसे ये न्यू एज कंपनीज की हम बात कर रहे थे। लेकिन अगर ये कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी के पास चले गए, अगर अगले 1.5, 2, 3 साल में,
तो मुझे लगता है कि कुछ इनमें से मार्केट लीडर्स हैं जो यहां से आपके शेयर प्राइस मुझे लगता है डबल कर सकते हैं। वाह, चलिए सर, ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई कि न्यू एज कंपनीज़ में इस तरह का पोटेंशियल है कि अभी भी यहाँ से डबल वाली स्टेज आ सकती है, लेकिन ये सेलेक्टिव न्यू एज कंपनीज़ होंगी जो प्रॉफिट के पास आएंगी। इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन सर। थैंक यू सो मच राहुल सर, हमसे जुड़ने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। एज ऑलवेज आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी। माय प्लेजर। तो ये थे मार्केट पैटर्न राहुल अरोड़ा जी, जिन्होंने कि बताया कि आपको अपने पोर्टफोलियो में किस तरह से पैसा इन्फ्यूज़ करना है। आपको अपनी, अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो उसमें से सोना चांदी कितने रुपए का खरीदें, कितने पैसे आपको स्टॉक मार्केट में लगाने, स्टॉक मार्केट की किस थीम पर लगाने, अगले 3 से 5 साल AI चिप और इस तरह की जो रिन्यूएबल कुछ एक थीम्स उन्होंने बताई, वहाँ पर पैसा बन सकता है। जो पॉल्यूशन से जुड़ी हुई थीम्स हैं वहाँ पर पैसा बन सकता है। दूसरा कि वैल्यूएशन को लेकर जो कंफर्ट डिस्कम्फर्ट की जो बात आती है हमें, उसमें भी आपको ये देखना है कि कौन सी कंपनियां प्रॉफिट के नज़दीक आ रही हैं। लॉस टू प्रॉफिट जो कंपनियां आ रही हैं वहाँ पर आप नज़र बना सकते हैं, वो हो सकता है कि आने वाले समय में चलें। न्यू एज कंपनीज़ में अच्छा ग्रोथ देखने के लिए मिल सकती है। तो ये कुछ एक थीम्स उन्होंने बताई हैं कि मार्केट में आपको किस तरह से प्ले आउट करना है। तो फिलहाल इस खास पेशकश को यहीं पे विराम देते हैं। नमस्कार।